आज की बात। स्वागत। इस समय गुरु और शिष्य दोनों का स्मृति पर्व चल रहा है। गुरु और शिष्य का मतलब यह हुआ क्रांतिबा ज्योतिबा फूले और क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये जो गुरु और शिष्य इनका ये जो स्मृति पर्व है, इसमें हम आज की बात में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शिष्य है, इसने अपने गुरु को देखा तो नहीं प्रत्यक्ष रूप में, उनसे कुछ सीखा उनके साहित्य के रूप में, उनके आंदोलनों से, और इस तरह से उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। जैसे कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्रांतिबा ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना, वैसे कबीर को उन्होंने अपना गुरु माना और तथागत बुद्ध को उन्होंने अपना गुरु माना। आज जो ये क्रांतिबा ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, इनका ये जो स्मृति पर्व चल रहा है, इस स्मृति पर्व पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये गुरु और शिष्य, ये शिष्य गुरु से क्या सीखता है। तो आप देखिएगा कि क्रांतिबा ज्योतिराव फूले जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो वे आते हैं उस व्यथा के साथ, जिस व्यथा को उन्होंने अनुभव किया जातीयता के रूप में, उच्च नीचता के भाव के रूप में और जातिगत भेदभाव के रूप में, जब वे अपने मित्र के शादी की बारात में चल रहे थे और उन्हें अपमानित होना पड़ा। बाबा साहेब के साथ ये जो जातिगत अपमान है, ये उनके शिक्षा काल से लेकर तो उनके समस्त जीवन के आंदोलन में उन्होंने इसको अनुभव किया, महसूस किया। यहां से दोनों खड़े होते हैं इस भेदभाव के खिलाफ, लेकिन दोनों का मूल जाता है शिक्षा पर कि शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसे हासिल करना बहुत जरूरी है। क्रांतिबा ज्योतिबा फूले शिक्षा के लिए वो व्यवस्था बनाते हैं कि बिल्कुल ये जो अछूत वर्ग है, शूद्र वर्ग है, शूद्र अतिशूद्र, ऐसे दो सेक्ट उसमें रखे गए हैं। अतिशूद्र मतलब वो अछूत वर्ग, डिप्रेस्ड क्लासेस। शूद्र जो वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण। बाबा साहेब इस व्यवस्था को देखते हैं और शिक्षा को जब वे समझने का प्रयास करते हैं तो फिर वे शिक्षा पर अपनी एक बात कहते हैं। क्रांतिबा ज्योतिबा फूले उनकी ओर से शिक्षा पर अपनी बात कहते हैं। क्रांतिबा ज्योतिबा फूले की बात सबको पता है। सब लोग कहते हैं कि क्रांतिबा कहते हैं कि विद्या से मति आती है, मति से नीति, नीति से गति, गति से प्रगति होती है, प्रगति से वित्त आता है। अगर ये सब ना हो तो फिर कुछ नहीं होता। ये नहीं होता तब जब विद्या ही नहीं होती, यानी कि शिक्षा नहीं होती। बाबा साहेब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाबा साहेब कहते हैं कि जो कोई पढ़ेगा वो गुर्राए बगैर नहीं रह सकता। और बाबा साहेब अपने स्लोगन में डाल देते हैं, पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये जो बात है, इस बात को हमने थोड़ा सा सूक्ष्मता से अगर देखना चालू किया तो आप देख सकेंगे कि ये अपनी बड़ी बात, यानी बड़े आशय की बात छोटे शब्दों में कहते हैं, कम शब्दों में कहते हैं। तो बड़ी बात को कम शब्दों में कहने वाली ये जो खासियत होती है, ये खासियत कवियों में देखी जाती है, जो अपनी बात को पद्य में कहते हैं। और इस बात को अगर हम बाबा साहेब के पूरे लेखन में देखें या फिर क्रांतिबा ज्योतिबा फूले के लेखन में देखें तो ये बात हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है, बहुत आयात में मिलती है। बाबा साहेब अपनी बड़ी बात को छोटे छोटे आशयों में कहते हैं, लेकिन उसका आशय अपने आप में बहुत बड़ा होता है। बाबा साहेब ने जब इस बात को कहें कि जो कोई पढ़ेगा वो गुर्राए बगैर नहीं रह सकता, तो ये जो गुर्राना है, ये गुर्राना किस किस लिए है? तो ये गुर्राना बाबा साहेब का पूरा जो आंदोलन है, उस आंदोलन को अगर हम देखते हैं तो उस आंदोलन से सीख सकते हैं। ये बात आज भी बिल्कुल वैसे ही लागू होती है। जो जो सीखेगा, पढ़ेगा, सीखने पढ़ने का मतलब
बाबा साहेब की दृष्टि में 12 कड़ी का परिचय हो जाना ऐसा नहीं है। ये क्रांतिवाद ज्योतिबा फूले के भी शिक्षा से अगर देखें तो उनकी दृष्टि में भी 12 खड़ी सीख लेना, जान लेना मतलब शिक्षित हो जाना ऐसा नहीं है। वे इस बात के प्रति पूरे जागरूक होते हैं कि हम लोगों को नीति मूल्यों की शिक्षा दें, उनको एक बेहतर मनुष्य बनाएं। और सिखाएं का मतलब क्या होता, पढ़ा लिखा आदमी होने का मतलब क्या होता है, तो वो अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक भी रहे और जहां जहां हक अधिकारों का हनन होता दिखे वहां वहां अपने आप को खड़ा भी कर ले। तो ये इस तरह से ये दोनों गुरु और चेला अपने आप में एक विशेषता ऐसी रखते हैं कि ये दोनों निडर भी है, ये डरते नहीं हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात बिल्कुल निडरता से कहते हैं। जैसे कि क्रांतिवाद ज्योतिबा फूले ने जो आंदोलन उस वक्त की शोषण की व्यवस्था के खिलाफ किया, उस आंदोलन में वे बिल्कुल निडरता से बने रहे, वे डरे नहीं। बाबा साहिब भी बिल्कुल उतनी ही निडरता के साथ खड़े रहे और निडरता से उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। हम दोनों के उन अखबारों को भी देख सकते हैं, जैसे क्रांतिवाद ज्योतिबा फूले का दीनबंधु और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बहिष्कृत भारत हो, मूक नायक हो, जनता हो या प्रबुद्ध भारत हो, इन सब में समता हो, इन सब में हम देखें तो बाबा साहेब की एक विशिष्ट भाषा नजर आती है। जैसे कि क्रांतिवाद ज्योतिबा फूले, उनके साहित्य में आपको शब्दों का बिना मतलब का मायाजाल नहीं दिखेगा। वे अपनी बात को शब्दों के मायाजाल में नहीं फंसाते, बिना मतलब से शब्दों का बहुत सौंदर्य नहीं बताते रहते। उनके लेखन में सौंदर्य जरूर होता है, बिल्कुल वैसे ही बाबा साहेब, उनके लेखन को अगर हम देखें तो वो जिस बात को कहना चाहते हैं उस बात को बिल्कुल सीधे कहते हैं, उसको शब्दों के जाल में फंसा फंसा कर नहीं कहते। दोनों का उद्देश्य इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वे अपनी बात को उन लोगों तक, जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, सर्वसामान्य लोग हैं, और इन सर्वसामान्य लोगों को सर्वसामान्य शब्दों में बात समझ में आए, सर्वसामान्य तरीके से बात समझ में आए, इस तरीके का वे इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए वे अपने आप में अनूठे हो जाते हैं। इस वक्त ये जो गुरु शिष्य का यानी कि क्रांतिवाद ज्योतिबा फूले और क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका ये जो स्मृति पर्व चल रहा है, क्योंकि 28 नवंबर ये क्रांतिवाद ज्योतिबा फूले का स्मृति दिवस है और 6 दिसंबर ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रयाण दिवस है। तो ये दोनों के प्रयाण दिवस के बीच में ये जो पर्व है, इस पर्व में हम बाबा साहेब और क्रांतिवाद ज्योतिबा फूले, इन दोनों के ही जीवन के जो खास पहलू रहे हैं, उन खास पहलुओं से आपको परिचित कराते हैं। ये पहलू आज भी हमारे जीवन के लिए, जब हम इस वक्त में बड़ी बातें करते हैं पर्सनालिटी बिल्डिंग की, उस वक्त में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उनके ये जो गुण हैं, इन गुणों का एक खास महत्व आता है कि हम अपनी बात को कैसे रखें। जैसे बाबा साहेब बहुत कम शब्दों में बड़े आशय की चीजें बताते हैं, जैसे क्रांतिबा फूले बड़े आशय की बातें बहुत कम शब्दों में बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस वक्त भी बड़े आशय की चीजों को कम वक्त में जो बता पाते हैं, उनके व्यक्तित्व को विकसित भी माना जाता है। जो बिना मतलब की बड़बड़ नहीं करते हैं, बड़बड़ाते नहीं हैं। तो ये जो न बड़बड़ाना, ये जो गुण है, ये गुण वहां से आता है। आज जब हम बाबा साहेब को और क्रांतिबा को दोनों को याद करते हैं तो इन चीज़ों को बड़े खास तरीके से समझना चाहिए। हम आपको प्रोफेसर कैकंत की बात बताते हैं। बाबा साहेब के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर लिखते हुए और कहते हुए वो कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर जो बाबा साहेब का थीसिस है, उस पर वे कहते हैं कि मैं अपने शिष्य से भी कुछ सीखता हूं। तो मैं अपने शिष्य से क्या सीखता हूं? तो ये मेरा जो शिष्य है, ये शिष्य बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर उसके आगे वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि वे लोग
जो प्रवाह के साथ चलते हैं, प्रवाह के साथ बहते हैं, उनके जीवन में कुछ खास नहीं है। लेकिन जो प्रवाह के विरुद्ध तैरते हैं, वास्तव में वही लोग जिंदा होते हैं। मतलब जो प्रवाह के साथ चलते हैं वे मृत ही होते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर, और फिर वे आगे कहते हैं कि जो प्रवाह के विरुद्ध चलते हैं वे वास्तव में जीवित होते हैं। ये जो जिंदा दिली की बात है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले दोनों के लेखन में हमें दिखाई देगी और दोनों के आंदोलन में दिखाई देगी कि वे प्रवाह के साथ नहीं हैं, वे प्रवाह से शेक हैंड कर नहीं चलते हैं, तो वे प्रवाह के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लोग जैसे चल रहे हैं वैसे वे नहीं चलते, उसके विरुद्ध खड़े होते हैं और उसके विरुद्ध खड़े होकर अपनी बात कहते हैं। तो ये जो दोनों गुरु और शिष्य दोनों के जीवन की ये खासियत है। अच्छा, दोनों की भाषा में भी एक विशेषता है। क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले, ये मराठी में उनका सारा साहित्य है। बाबा साहेब को भी मराठी भाषा के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। एक प्रसंग उनकी जीवनी से मिलता है, उनके संस्मरणों से आता है। और जब वे लंदन में थे तो उन्होंने भारत से मराठी के साहित्य मंगवाए थे और उसकी पढ़ाई की। तो अपनी भाषा के प्रति, जिस भाषा में लोगों से कम्युनिकेट करना है, बाबा साहेब कई भाषाओं को जानते थे, लेकिन जिन भाषा में कम्युनिकेट करना है उस भाषा को सीखना, उसको समझना, उसको जानना। ज्योतिबा फुले, साहित्य उनका भले ही मराठी में लिखा गया है लेकिन अंग्रेजी उन्होंने सीख ली थी, और अंग्रेजी सीखने के बाद जहां अंग्रेजी बोलनी चाहिए वहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दरबार में अपनी बात अंग्रेजी में ज़रूर कही। और ये जो विशेषता है इन दोनों की, तो इसलिए ये गुरु और चेला, ये दोनों एक साथ जब आते हैं तो निश्चित रूप से वे अपने गुरु के काम को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे शिष्य पर गुरु को भी बड़ा नाज होता है। आप देखिएगा, हम क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले की बात अगर कहें तो वे भी धर्म, संस्कृति, इन दोनों पर अपने आंदोलन को बहुत आयात में केंद्रित करते हैं। बाबा साहेब भी अपने आंदोलन को केंद्रित करते हैं धर्म और संस्कृति पर। दोनों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों में कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, दोनों में कहीं कोई टकराव भी नहीं है, बल्कि दोनों एक साथ एक धारा में आगे बढ़ते हैं। और क्रांतिवाद सत्यशोधक धर्म को आगे बढ़ाते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसको समझे जरा कि बुद्ध के धम्म का आधार विज्ञान, उसे विज्ञानवादी ही धर्म कहा जाता है। ज्योतिबा फुले ने खड़ा किया हुआ सत्यशोधक धर्म, उसका आधार विज्ञान। तो ये जो विज्ञानवादी सोच जनता में विकसित करना, ये उनके जीवन को बेहतर बनाने के लक्ष्य में शामिल होता है। अगर उनका जीवन अगर बेहतर बनाना है तो विज्ञानवादी सोच के साथ लोग आगे बढ़े तो अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। और ये जो दोनों की साम्यता है कि ये गुरु, जिसे उसके चेले ने कभी देखा नहीं लेकिन चेले ने उन्हीं का काम आगे बढ़ाया। ये जब हम बाबा साहेब की ओर देखें तो अपने गुरु के काम को आगे बढ़ाते हैं, फिर चाहे क्रांतिकारी संत कबीर की बात हो या फिर चाहे विश्व के सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक तथागत बुद्ध की बात हो। तो आज की बात में हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन हम आपको याद दिलाते चलते हैं कि इस वक्त आवाज़ इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं फुले अंबेडकर स्मृति पर्व